नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। पिछले 24 घंटे में असदुद्दीन ओवैसी को एक के बाद एक दो बड़े झटके लग गए हैं। पहला झटका तो उनको योगी आदित्यनाथ ने दिया। योगी आदित्यनाथ ने जेपीसी जो हुई थी वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम को लेकर लखनऊ में, उसमें साफ कह दिया था कि वक्फ बोर्ड जो दावा करता है कि उत्तर प्रदेश में उनके पास 14,000 हेक्टेयर की जमीन है, तो उनके पास सिर्फ 3,000 हेक्टेयर जमीन है। बाकी 11,000 हेक्टेयर जमीन यूपी सरकार की है। 78% जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अवैध तरीके से कब्जा करके रखा है। उसके बाद से असदुद्दीन ओवैसी बौखलाए घूम रहे हैं, लेकिन बुधवार को उनको एक और झटका लग गया सुप्रीम कोर्ट से। उन्होंने मुस्तफाबाद से आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को टिकट दिया है इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव में। ताहिर हुसैन लगातार हाथ पांव मार रहा है कि किसी ना किसी तरीके से उसको जमानत या अंतरिम जमानत ही मिल जाए चुनाव प्रचार के लिए, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ था। लेकिन बुधवार को ताहिर हुसैन की जमानत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने सुनवाई की। हालांकि दोनों जजों का फैसला अलग अलग था, इसलिए ताहिर हुसैन को अंतरिम जमानत नहीं मिल पाई और फिलहाल उसको तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानतुल्लाह की बेंच ने लगभग 2 घंटे तक ताहिर हुसैन और दिल्ली पुलिस के वकीलों की दलीलें सुनी। जस्टिस मित्तल ने ताहिर हुसैन पर लगे आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उसे जमानत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस मित्तल ने कहा कि आरोपी को अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती। रिहाई के बाद आरोपी प्रचार करने के लिए उस इलाके में भी जाएगा जहां दंगे हुए थे और गवाह रहते हैं। उसकी गवाहों से मिलने की संभावना है, इसलिए उसको जमानत नहीं दी जा सकती। वहीं जस्टिस एहसानुद्दीन अमानतुल्लाह ने कहा कि आरोप कितने भी गंभीर हो, वो फिलहाल सिर्फ आरोप ही हैं। ऐसे में याचिकाकर्ता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दे दी जानी चाहिए। जस्टिस अमानतुल्लाह ताहिर हुसैन को 4 फरवरी की सुबह तक अंतरिम जमानत देने की बात कही। यानी कि दोनों जजों के अलग अलग फैसले थे, इसलिए ताहिर हुसैन फंस गए, उसको जमानत नहीं मिल पाई। दिल्ली पुलिस की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए थे। जस्टिस मित्तल ने कहा, चार्जशीट में ताहिर हुसैन पर गंभीर आरोप है। उसके घर और ऑफिस की छत को दंगों में इस्तेमाल किया गया था। चुनाव के लिए 10-15 दिनों का प्रचार काफी नहीं है। विधानसभा में लंबे समय तक काम करना पड़ता है। आरोपी 4 साल से जेल में था, उसे रिहा करने का कोई कारण नहीं है। इस पर जस्टिस अमानतुल्लाह ने कहा, आरोप गंभीर और संगीन है, लेकिन वो केवल आरोपी हैं। आरोपी ने जेल में 5 साल गुजारे हैं। धारा 482 और 484 BNSS 2023 के तहत 4 फरवरी तक अंतरिम जमानत दी जा सकती है। इसके बाद ताहिर सरेंडर कर देगा। फिर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हो रहे थे एसवी राजू, उन्होंने कहा, एक जमानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में है। ताहिर पहले आम आदमी पार्टी में था और अब AIMIM ने उसे टिकट दिया है। चुनाव में प्रचार सिर्फ अंतरिम जमानत लेने का बहाना है। इसके बाद अंतरिम जमानत मांगने के लिए वो रेपिस्ट भी सामने आ जाएंगे जो जेलों में बंद हैं। तब जस्टिस अमानतुल्लाह ने कहा, हाईकोर्ट ने माना है कि नामांकन भरने के लिए पैरोल दी जा सकती है। चुनाव आयोग ने भी प्रमाणित किया है कि हुसैन चुनाव के लिए अयोग्य नहीं है। यहां पर यह भी याद रखना जरूरी है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कस्टडी पैरोल दी थी ताहिर हुसैन को 16 जनवरी को, और उस दिन उसने नामांकन पर्चा दाखिल किया था। उसी की बात जस्टिस अमानतुल्लाह कर रहे थे और उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग ने भी प्रमाणित किया है कि हुसैन चुनाव के लिए अयोग्य नहीं है। इस पर एसवी राजू ने कहा, उसे नामांकन भरने की परमिशन देने का चुनाव प्रचार करने की अनुमति देने से कोई लेना देना नहीं है। नामांकन से प्रचार करने का अधिकार नहीं मिलता है। इस तरह की दलीलें कोर्ट के अंदर पेश की गई और दोनों जजों की राय इस मामले में अलग अलग थी, इसीलिए ताहिर हुसैन को जमानत नहीं मिल पाई। अब अदालतों में भी बहुमत से ही मामलों पर फैसले सुनाए जाते हैं। यही बात तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यादव ने कही थी
और इस बात पर हर किसी को मिर्ची लग गई थी। कोलेजियम तक में उनकी पेशी भी हो गई थी। उन्होंने यही तो कहा था कि देश बहुमत से चलेगा, लोकतंत्र भी बहुमत से चलता है, तो अदालतों के फैसले भी बहुमत से चलते हैं। 2 जजों की खंडपीठ में ताहिर हुसैन को जमानत देने के मामले पर एक राय नहीं बन पाई, इसीलिए मामला लटक गया। और जस्टिस मित्तल, जो 2 जजों की इस बेंच की अगुवाई कर रहे थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को ये निर्देश दिया है कि वो सीजेआई संजीव खन्ना से बात करके इस मामले की सुनवाई के लिए 3 जजों की बेंच का गठन करें। तो अब जब 3 जजों का बेंच बनेगा तो कम से कम ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत को लेकर 2 जज तो एक जैसा फैसला सुनाएंगे। अगर 3 जजों की बेंच में से 2 जज ताहिर हुसैन को जमानत देने के पक्ष में होंगे तो ताहिर हुसैन को जमानत मिल जाएगी, और अगर 2 जज ताहिर हुसैन को जमानत देने के पक्ष में नहीं होंगे, विरोध करेंगे, तो फिर ताहिर हुसैन को जमानत नहीं मिलेगी, उसको तिहाड़ में ही रहना पड़ेगा। अदालतों में भी जब एक से ज्यादा जज बैठते हैं तो बहुमत के आधार पर ही फैसला सुनाया जाता है। तो अब देखना होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना कब 3 जजों की बेंच का गठन करते हैं और कब ताहिर हुसैन का मामला सुनवाई के लिए वहां आता है। और फिर ताहिर हुसैन चूंकि आम आदमी पार्टी का पार्षद रहा है, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा रहा है, अब भले ही उसने आम आदमी पार्टी को टाटा बाय बाय कह दिया और एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उसे मुस्तफाबाद से टिकट थमा दिया, और फिर उसको शायद ये भी लगता हो कि जिस तरीके से शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई थी लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए, शायद उसको भी मिल जाए। इसी उम्मीद के साथ तो वो सुप्रीम कोर्ट गया था। अरविंद केजरीवाल भी तो जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन बिना मांगे उनको अंतरिम जमानत उस वक्त के जज संजीव खन्ना ने दे दी थी। उनकी बेंच ने ही अरविंद केजरीवाल के मामले की सुनवाई की थी और अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी गई थी। तो इसी उम्मीद पर आगे बढ़ रहा है उनका भी पुराना चेला ताहिर हुसैन। और सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाने से पहले ताहिर हुसैन दिल्ली हाईकोर्ट भी गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने नामांकन पर्चा भरने के लिए कस्टडी पैरोल दिया था, लेकिन जमानत देने से साफ इनकार कर दिया था। और वहां पर जब जिरा हुई थी, बहस हुई थी, उस दौरान ताहिर हुसैन के वकील की तरफ से किस तरह की दलीलें रखी गई वो भी कम दिलचस्प नहीं है। ताहिर हुसैन की वकील तारा नरूला ने दिल्ली हाईकोर्ट में तर्क दिया था कि इंजीनियर रशीद को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी, उसके खिलाफ टेरर फंडिंग का मामला चल रहा है। दरअसल इंजीनियर रशीद जम्मू कश्मीर की पार्टी है आवामी इतिहाद, उसका चेयरमैन है और बारामूला से सांसद है। और अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो उसके मद्देनजर पिछले साल 10 सितंबर को इंजीनियर रशीद को अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया था। 2019 में इंजीनियर रशीद को एनआईए ने टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया था और उसके बाद से वो तिहाड़ जेल में बंद था, और अब वो 15 अक्टूबर को सरेंडर के बाद फिर से तिहाड़ जेल पहुंच गया है। तो ताहिर हुसैन के लिए जमानत मांगते वक्त दिल्ली हाईकोर्ट में उनकी वकील ने इंजीनियर रशीद को मिली अंतरिम जमानत का हवाला दिया। और फिर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने भी तो यही कहा कि अगर आप ताहिर हुसैन को, जिस पर गंभीर आरोप लगे हैं, अगर आप उसको अंतरिम जमानत दे देते हैं फिर तो कल को रेपिस्ट भी आएंगे। इंजीनियर रशीद के मामले का हवाला दे दिया ताहिर हुसैन की वकील ने, लेकिन इसके बाद भी ताहिर हुसैन को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिली थी। ताहिर हुसैन उससे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी गया था, वहां से भी उसको जमानत नहीं मिली। और गौर करने वाली बात यह है कि इस मामले पर, ये जो जमानत याचिका है ताहिर हुसैन की, इस पर 20 जनवरी को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और उस सुनवाई के दौरान जस्टिस मित्तल ने एक कड़ी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि जेल में बंद सभी लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। हालांकि तब ताहिर हुसैन के वकील सिद्धार्थ अग्रवाल की तरफ से कोर्ट से ये अपील की गई थी कि इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए, 21 जनवरी को ही कोर्ट इस पर सुनवाई कर ले। उस वक्त जस्टिस मित्तल ने कहा था अब तो जेल में बैठकर चुनाव लड़ते हैं, जेल में बैठकर चुनाव जीतना आसान है, इन सभी को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए।
क्योंकि एक के बाद एक ऐसे अपराधी जिन पर बड़े गंभीर आरोप हैं, जो जेलों में बंद हैं, वो जेल में बैठकर चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। वो खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल, उसने भी डिब्रूगढ़ जेल में रहते हुए, खडूर साहिब सीट है पंजाब की, वहां का लोकसभा चुनाव लड़ा था और वो जीत भी गया था। लाखों वोट उसको पड़े थे और फिर उसको भी कस्टडी में लाकर लोकसभा में शपथ दिलाई गई थी, लोकसभा के अध्यक्ष के केबिन में शपथ दिलाई गई थी और उस पर एनएसी भी लगा हुआ है, यूएपीए भी लगा है। और आपको याद दिला दूं कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में उसने भी अंतरिम जमानत मांगी थी चुनाव प्रचार के लिए, 1 हफ्ते का समय मांगा था और तब उसने हवाला दिया था अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत का। उसने कहा था कि अगर उनको जमानत मिल सकती है तो फिर उसको जमानत क्यों नहीं मिल सकती। आप सोचिए कितना खतरनाक ट्रेंड है। इसी की तरफ तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मित्तल इशारा कर रहे थे। इसी पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने भी टिप्पणी की, क्योंकि आप अगर एक अपराधी को, एक आरोपी को जिस पर गंभीर आरोप है, उसको अंतरिम जमानत देते हैं चुनाव प्रचार के लिए, नामांकन पर्चा दाखिल करने के लिए, तो जेल में बैठे बाकी आरोपियों को भी लगेगा कि करने के लिए कुछ है नहीं, क्यों ना चुनाव ही लड़ लिया जाए, कम से कम इसकी आड़ में कुछ दिन के लिए अंतरिम जमानत तो मिल जाएगी। और वही होता दिख रहा है। इसीलिए जस्टिस मित्तल ने 20 जनवरी को सुनवाई के दौरान कहा था कि ऐसे लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक लगनी चाहिए और इस तरफ गंभीरता से केंद्र सरकार को सोचना भी चाहिए, क्योंकि इंजीनियर रशीद, उस पर भी यूएपीए लगा हुआ है, टेरर फंडिंग का गंभीर आरोप है, एनआईए ने उसे गिरफ्तार किया था और वो भी जेल के अंदर बैठकर ही बारामूला से लोकसभा चुनाव लड़ा था और जीत गया था। बाद में उसने अंतरिम जमानत तब ली थी जब वो अपनी पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में प्रचार करना चाहता था। 10 सितंबर को उसको अंतरिम जमानत मिली थी और 15 अक्टूबर को उसने सरेंडर कर दिया था और आज की तारीख में वो वापस तिहाड़ जेल पहुंच चुका है। लेकिन ये खतरनाक ट्रेंड है, जेल में बैठे हुए बाकी अपराधी भी इसी तरह से चुनाव लड़ने की आड़ में अंतरिम जमानत हासिल करने के लिए कोर्ट पहुंचते रहेंगे और एक के बाद एक दूसरे मामलों की नजीर कोर्ट में पेश करते रहेंगे। वो बात अलग है कि अरविंद केजरीवाल को जब अंतरिम जमानत मिली थी सुप्रीम कोर्ट से, तो उस वक्त जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच इसकी सुनवाई कर रही थी। आज जस्टिस संजीव खन्ना सीजेआई ऑफ इंडिया है, लेकिन उस वक्त वो जज थे। तब उन्होंने ही कहा था कि उन्होंने अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है, लेकिन उसके मामले को नजीर के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। और ताहिर हुसैन के मामले की बात की जाए तो उस पर 2020 के दिल्ली दंगों में, जिनमें 50 से ज्यादा लोगों की जान गई थी, उसमें सक्रिय भूमिका निभाने का आरोप है। उस पर आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या करवाने का आरोप है। दिल्ली दंगा मामले में क्राइम ब्रांच ने कड़कड़डूमा कोर्ट में 2 चार्जशीट दाखिल कर दी हैं। चांदबाग हिंसा मामले में ताहिर हुसैन को मास्टरमाइंड बताया गया था। ताहिर के अलावा उसके भाई शाह आलम समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया गया था। चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने कहा था कि हिंसा के वक्त ताहिर हुसैन अपने घर की छत पर था और उसकी वजह से ही हिंसा भड़की थी। ताहिर हुसैन ने दंगे में अपनी लाइसेंसी पिस्टल का इस्तेमाल किया था। पुलिस के मुताबिक ताहिर हुसैन ने दंगे से ठीक 1 दिन पहले खजूरी खास पुलिस स्टेशन में जमा अपनी पिस्टल निकलवाई थी। जांच के दौरान पुलिस ने उसकी पिस्टल भी जब्त कर ली थी। अब उसे दंगों से जुड़े 8 मामलों में जमानत मिल चुकी है, लेकिन अंकित शर्मा हत्याकांड में उसे जमानत नहीं मिली है। हालांकि अगर ताहिर हुसैन को अंकित शर्मा हत्याकांड मामले में भी अंतरिम जमानत मिल जाती है, तब भी उसका बाहर आना मुश्किल होगा। उसके खिलाफ पीएमएलए और यूएपीए के भी 2 मामले दर्ज हैं। इन मामलों में उसे निचली अदालत से जमानत नहीं मिली है और गौर करने वाली बात यह है कि ऐसे मामलों में ट्रायल कोर्ट से ही सबसे पहले जमानत लेनी पड़ती है। तो ऐसे में ताहिर हुसैन की राहें आसान नहीं है। कई मामले उसके खिलाफ चल रहे हैं। पीएमएलए और यूएपीए के मामले में भी उसको जमानत लेनी पड़ेगी अगर वो बाहर आना चाहता है चुनाव प्रचार के लिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सीजेआई संजीव खन्ना 3 जजों की बेंच का गठन कब करेंगे, कब वो बेंच सुनवाई करेगी
और सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उस बेंच में भी तो बहुमत से फैसला आएगा। उस बेंच में कौन कौन जज होते हैं, अब तो सबकी नजरें इस बात पर रहेंगी। और फिर कौन से दो जज ताहिर हुसैन के पक्ष में फैसला सुनाते हैं या विपक्ष में फैसला सुनाते हैं, सवाल तो ये है। और तब कहीं जाकर ताहिर हुसैन को अंतरिम जमानत मिल सकती है। तो अभी तो ताहिर हुसैन को तिहाड़ जेल में ही रहना पड़ेगा और हो सकता है तिहाड़ जेल में रहकर ही उसे चुनाव लड़ना पड़े। और ये सदमे की बात है असदुद्दीन ओवैसी के लिए, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी तो ये चाह रहे थे कि ताहिर हुसैन अंतरिम जमानत पर बाहर आए और जितने भी मुस्लिम बहुल इलाके हैं जहां जहां पर अपने उम्मीदवार ओवैसी ने उतारे हैं उन सभी इलाकों में जाकर चुनाव प्रचार करेगा पार्टी के लिए। असदुद्दीन ओवैसी तो दिल्ली के चुनाव में ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं जिनका सीधा सीधा कनेक्शन दिल्ली दंगों से है। वो इशरत जहां को भी टिकट देने के चक्कर में थे। कांग्रेस की पूर्व काउंसलर है, दिल्ली दंगों की आरोपी है, कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया। तो कहने का मतलब यह है कि असदुद्दीन ओवैसी ने तो ताहिर हुसैन को लेकर बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रखी है। और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अब जितनी देरी से सुनवाई होगी, जितना ये मामला लटकेगा, उतना ही असदुद्दीन के लिए झटका है, क्योंकि उनकी तो पूरी प्लानिंग पर ही पानी फिर गया। वो तो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द ताहिर हुसैन बाहर आए और उनके लिए चुनाव प्रचार करे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 3 जजों की बेंच का गठन सीजेआई संजीव खन्ना कब करते हैं और कब इस मामले पर सुनवाई होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।